हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है अपना नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं लैक ओपेरॉन के बारे में बात करने वाले हैं आज अपन। लैक ओपेरॉन को जानने से पहले ना हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि ये नेगेटिव कंट्रोल क्या होता है, पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है, और इसके अलावा इंड्यूसिबल सिस्टम क्या होता है, रिप्रेसिबल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। इंड्यूसिबल सिस्टम में ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट सेल के अंदर कम है, सेल के अंदर उसकी परसेंटेज कम है, तो वो क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा सेल के अंदर उस प्रोडक्ट के कम होने के कारण जो है वहाँ पर उसकी जो जीन है, जीन का जो है वो एक्टिवेशन होने वाला है, उसको जीन के प्रोडक्ट को वो इंड्यूस करेगा। ठीक है, जीन के जैसे एंजाइम जो बनने वाला है उससे रिलेटेड उसको इंड्यूस करेगा। जैसे अपन बात करें लैक ओपेरॉन की, ठीक है, तो लैक ओपेरॉन जो है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे लैक्टोज अगर सेल के अंदर कम है और ग्लूकोज वहाँ पर है नहीं, लैक्टोज क्या है, सेल के बाहर है और ग्लूकोज वहाँ पर उस सिस्टम में है नहीं एनर्जी मॉलिक्यूल के लिए, ओनली लैक्टोज है, वो मीडियम में प्रेजेंट है, सेल के अंदर कम है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब लैक्टोज को अंदर लाना पड़ेगा और उसका फिर आगे मेटाबॉलिज्म चलाना पड़ेगा, जिससे कि एनर्जी मॉलिक्यूल वहाँ पे बन सके और एनर्जी को वो अपने सिस्टम में काम में ले पाए। ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम हमें चलाना पड़ेगा। तो ये वाला जो सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे लैक्टोज है वो कम हुआ, एनर्जी लेवल कम हुआ, तब क्या हुआ, अब उसने बाहर की तरफ से उस बैक्टीरिया ने, उस ऑर्गेनिज्म ने लैक्टोज को अंदर लिया और उसका डाइजेशन स्टार्ट किया। तो उससे डाइजेशन से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स हैं उनका क्या होगा, फिर एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा। तो उसके एक्सप्रेशन को, उस जीन के एक्सप्रेशन को किसने क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल सिस्टम। ठीक है, और दूसरा वाला रिप्रेसिबल सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फीडबैक कंट्रोल करना एक तरह से, कि जैसे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, वो प्रोडक्ट जब सेल के अंदर ज़्यादा होने लगेगा, प्रोडक्ट जब सेल के अंदर ज़्यादा होने लगेगा ना, तो वो जा कर के और खुद ही जा कर के वहाँ पे रिप्रेसर से बाइंड होगा, रिप्रेसर से बाइंड होकर उसको एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करके उसको बंद करवा देगा। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम इसको बोल देते हैं रिप्रेसिबल सिस्टम। इसके बाद अपन बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल एंड पॉजिटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल तो वो वाला कंट्रोल जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे रिप्रेसर है, ठीक है, वो रिप्रेसर अगर बिना किसी प्रोडक्ट दूसरे इसके कोफैक्टर से बाइंड हुए ये जाता है और जा कर के ऑपरेटर साइड से बाइंड होता है, ऑपरेटर साइड से, और ऑपरेटर साइड पे बाइंड होकर के उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिससे कि उसका जो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था वो ट्रांसक्रिप्शन आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेगेटिव कंट्रोल। अगर ये हो रहा है बिना किसी कोफैक्टर से बाइंड हुए जा करके बाइंड हो रहा है और फिर उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसको कौन बोलते हैं, नेगेटिव कंट्रोल। अगर ये और इसके साथ में अगर जो कोफैक्टर है, ठीक है, जो कि वहीं पे जीन का प्रोडक्ट ही है, जैसे अपन लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज को तोड़ने पर दो चीज़ें बनती है, एक गैलेक्टोज एक ग्लूकोज। ठीक है, इनमें से एक आगे चढ़ के बनाता है एलोलैक्टोज। ठीक है, एलोलैक्टोज जो है ना, ये एलोलैक्टोज आगे जा करके इस रिप्रेसर से बाइंड हो जाती है और इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि ये आगे जाके बाइंड ना हो पाए। ये बाइंड नहीं होगा तो आगे जो है ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन पाएगा और ये जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो पा रहा है एंजाइम के कारण, ये आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया अपना नेगेटिव कंट्रोल। इसके बाद अपन बात करें पॉजिटिव कंट्रोल की, तो पॉजिटिव कंट्रोल में क्या होता है कि रिप्रेसर खुद ना पहले एक्टिव फेज में नहीं होता, पहले ये एक्टिव फेज में नहीं होता, ये एक्टिव कन्वर्ट किया जाता है इनएक्टिव से एक्टिव फेज के अंदर, किसके द्वारा, जो जीन का प्रोडक्ट बन रहा है वो आता है, इससे बाइंड होता है और इससे बाइंड होकर के इसको एक्टिव फेज में कन्वर्ट करवाता है, फिर ये जा करके ऑपरेटर से बाइंड होता है और उसको जाके इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा वाला अगर है सिस्टम तो उसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल सिस्टम अपन ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, जैसे इनको एक एक को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अपना रिप्रेसर था, पहले तो अपन बात करते हैं जीन की।
जैसे जो जीन होता है ना उसके अंदर कैसे क्या सिस्टम पाया जाता है सारा का सारा। ये एक जीन है अपना लेकोपेरोन का, इसमें आई जीन जो है, इनहिबिटर जीन जो है ना, वो खुद जीन का पार्ट नहीं होता, वो अलग से प्रमोटर के इधर के साइड से जो है एनकोड किया जाता है, इस जीन के बाहर से एनकोड किया जाएगा। इस ओपेरोन के अंदर क्या क्या पार्ट पाया जाता है? सबसे पहला तो होता है प्रमोटर। सबसे पहले जो सीक्वेंस पाई जाती है वो तो क्या है, जीन के शुरुआत में जो पाई जाएगी वो है प्रमोटर। उसके बाद में जो सीक्वेंस पाई जाती है वो है अपनी ऑपरेटर सीक्वेंसेस के बाद में, जस्ट बाद में जो है यहाँ पर 3 जीन लैक ओपेरोन में पाए जाते हैं, एक जेड, एक वाई और एक ए। जेड, वाई और ए, ठीक है। ये तो एनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एनकोड करता है परमीएज, ठीक है, परमीएज। ये दोनों के दोनों परमीएज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एनकोड करते हैं। और ये जो एक हार्मफुल प्रोडक्ट होता है जिसको बाहर की तरफ निकालने के लिए जो है यहाँ पर एक एंजाइम एनकोड करता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, ऐसे 3 जो है यहाँ पर एंजाइम एनकोड किए जाते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ना, ये क्या करता है, ये लैक्टोज के ऊपर वर्क करता है और लैक्टोज को कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। और परमीएज जो है ये क्या करता है, ये एक चैनल फॉर्म करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो लैक्टोज मीडियम में बाहर की तरफ है, ठीक है, जो लैक्टोज मीडियम में बाहर की तरफ है उसको अंदर लाने के लिए ये काम करेगा। लैक्टोज के लिए लैक्टोज चैनल, का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ट्रांसएसिटाइलेज जो है ना, यहाँ पर एक एसिटाइल, एक एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, मतलब एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे एक तरह से, जब लैक्टोज का इनर इनटेक हो रहा होता है सेल के अंदर तो वहाँ पर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। उनको बाहर निकालने के लिए एक एंजाइम जो है वो एनकोड किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उस हार्मफुल प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, उस हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर ट्रांसएसिटाइलेज बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे गैलेक्टोज तो क्या करेगा, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा, एक बार पहले तो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा, और एलोलैक्टोज जो है ना वो जा करके यहाँ पर जो रिप्रेसर है इसके साथ बाइंड हो करके इसको कर देता है इनएक्टिव। अभी ये क्या है, एक्टिव, अभी तो ये क्या है, एक्टिव फेज में है। पर जैसे ही इसके साथ रिप्रेसर आके बाइंड होता है, जैसे ही इसके साथ रिप्रेसर बाइंड होता है, ये सॉरी एलोलैक्टोज बाइंड होता है, एलोलैक्टोज, तो ये बन जाता है इनएक्टिव। मतलब इसने पहले तो क्या कर रहा था, ये जा करके ऑपरेटर पे बाइंड हो रहा था और इसको इनएक्टिव कर रहा था। ऑपरेटर पर ही क्यों बाइंड हो रहा था, इसकी अपन बात करें तो यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं, एक प्रमोटर एक ऑपरेटर। बट यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक्टिवेटर को अगर यहाँ पे बाइंड होना होगा, एक्टिवेटर को अगर कहीं पे बाइंड होना होगा तो वो आकर के बाइंड होगा कहाँ, यहाँ पर मोटर पर। और अगर रिप्रेसर को आके बाइंड होना होगा तो वो आके होगा बाइंड ऑपरेटर पर। इसके लिए भी अपन बात करते हैं क्यों होगा। जैसे एक्टिवेटर को अगर आके बाउंड होना है तो उसको वहाँ बाउंड होना पड़ेगा जहाँ से वो क्या कर सके, आने वाले जो काम करने वाले जो मतलब
चीज़ें हैं जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए एमआरएनए का इनकोड करवाएगा, एमआरएनए का सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। तो उस एमआरएनए को प्रमोट करे एक्टिवेट होने के लिए कि ये जाओ यहाँ पर जाकर के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करवाओ और बहुत तेज़ी से करवाना है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो काम है ये करवाने के लिए जो एक्टिवेट करेगा उसको कहाँ पाया जाना चाहिए, काम की शुरुआत में, यहाँ पर। जैसे अपन कोई काम करना चाहते हैं शुरुआत में, ठीक है, तो उसके लिए अपने को जैसे मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन कब चाहिए, शुरुआत में चाहिए या बीच में चाहिए, शुरुआत में चाहिए, बिल्कुल। शुरुआत में अगर मोटिवेशन मिल जाएगा तो वो काम बहुत जल्दी से ख़त्म होगा। बीच में अगर मोटिवेशन देंगे तो वो इतना फिर शुरुआत वाला तो टाइम ज़्यादा लग ही गया ना, तो वो एक्टिव होने में ज़्यादा गड़बड़ जाएगा काम, ठीक है। तो शुरुआत में मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्टिवेटर है वो जाके यहाँ पर बाइंड होगा। एक्टिवेटर कैसे, जैसे कैप, जैसे अपन लैकोपेरोन की बात करें ना, तो लैकोपेरोन में यहाँ पर जो एक्टिवेटर होता है उसको बोलते हैं अपन कैप। कैप, ये कैप क्या है, CAMP एसोसिएटेड प्रोटीन है, CAMP एसोसिएटेड प्रोटीन है या CAMP से एक्टिवेट होने वाली प्रोटीन है, ठीक है। जो यहाँ पर आती है जब CAMP का लेवल डिक्रीज होता है सेल के अंदर, जैसे ही CAMP का लेवल डिक्रीज होगा ये आएगी और आकर के यहाँ पर बाइंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बाइंड हो करके इसके पास में दो यूनिट है, दो सब यूनिट है। एक सब यूनिट तो ये बाइंड करती है जीन के साथ, जो ओपेरोन वाला प्रमोटर रीजन है उसके साथ, और दूसरी सब यूनिट से पकड़ती है आरएनए पॉलीमरेज को। ऐसे दोनों हाथों से दोनों को पकड़ती है और दोनों को बोलती है आओ जुड़ो यहाँ पर, और जुड़ करके अपना काम स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये कैप प्रोटीन आके बाइंड होती है यहाँ पर प्रमोटर पर और रिक्रूट करती है। रिक्रूट करना इस वाली प्रोसेस को, जिसमें क्या कर रही है, दोनों को पकड़ती है और दोनों को पकड़ के बाइंड करवा देती है, इस वाली प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिक्रूटमेंट। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को क्या करवा देती है, रिक्रूट करवा देती है, यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा देती है, ठीक है। ये अपना आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ बाइंड करवाने का काम करती है, ठीक है। जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड होगा, ऐसी बात नहीं है कि कैप बाइंड होगी वो बाइंड करवाएगी तब ही ये जाके यहाँ पे बाइंड होगा, उससे पहले बाइंड नहीं होगा, ऐसी नहीं है। एक बेसिक लेवल का, बेसल लेवल का जो ट्रांसक्रिप्शन है ना वो तो चलता ही रहता है, वो तो बिल्कुल प्रॉपर वे में चलता ही रहता है। नॉर्मल बहुत धीरे स्लो स्पीड से चलेगा वो, इतना हमें सफिशिएंट नहीं होता। जब हमें एनर्जी की नीड बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे ये जो बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन है ये सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है, एक्टिवेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो आता है और इसको एक्टिवेट करता है कि अब थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलो। यहाँ पर धीरे धीरे चलने से काम नहीं बनेगा और इसको तेज़ चलवाने का काम करता है, तेज़ ट्रांसक्रिप्शन को करवाने का काम करता है, ठीक है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आरएनए पॉलीमरेज कैप के बिना बाइंड नहीं हो सकता, कैप के बिना भी बाइंड हो सकता है, पर उस टाइम पे ना जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो बहुत ही स्लो होगा, बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये आके यहाँ पे बाइंड हो गया और यहाँ पर बाइंड होने के बाद ये आगे चल रहा होता है। अब हमें पता है क्योंकि कैप बाइंड करवाती है तो स्पीड ज़्यादा होती है, बट अगर कैप ना हो तो भी ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड हो सकता है। अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड हो गया और ये आगे बढ़ रहा है, अगर यहाँ पर कोई रिप्रेसर आता तो वो क्या इसको रोक पाता, क्या इसको रोक पाता? यहाँ पर अगर कोई रिप्रेसर आता तो ये यहाँ बाइंड नहीं होता, बिल्कुल टॉप यहाँ बिल्कुल टिप पर बाइंड नहीं होता, ये जस्ट इसके पास वाले साइड पे यहाँ पर, ये तो इसकी रिकॉग्निशन साइट होती है, इसके पास में जो ये वाले जो जीन है ये तो इसके रिकॉग्निशन साइट होती है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज का जो सी टर्मिनल रीजन होता है, सी टर्मिनल डोमेन होता है, वो ओनली रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। एक पूंछ की तरह से स्ट्रक्चर होती है सी टर्मिनल डोमेन, वो इसको रिकॉग्नाइज करते हुए चल रही होती है। यहाँ पर आके रिकॉग्नाइज करते ही जो आगे एंड टर्मिनल डोमेन होता है वो आकर के यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सीक्वेंस रिकॉग्नाइज होगी वो आकर के यहाँ पर बाइंड हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ पर आके बाइंड हो जाता है। ये अगर यहाँ पर
रिप्रेसर होगा तो वो इसको रोक नहीं पाएगा। बट अगर रिप्रेसर यहाँ हो, जो प्रमोटर के जस्ट आगे, जीन जहाँ पे एनकोड होने वाला है इसके जस्ट आगे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है स्ट्रक्चरल जीन का, वहाँ पर अगर आकर के रिप्रेसर बाइंड होता है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसको ब्रेक लगवा देगा यहीं पे कि अब आगे नहीं जाना है। तो जो रिप्रेसर होता है वो तो बाइंड होता है कहाँ पर, ऑपरेटर साइड पर, और जो एक्टिवेटर होता है वो बाइंड होता है कहाँ पर, प्रमोटर साइड पर। ठीक है, प्रमोटर साइड पर बाइंड हो गया। एक्टिवेटर का एक एग्जांपल देख लिया अपन ने, क्या, कैप। ठीक है, और रिप्रेसर की बात कर लिया अपन ने, रिप्रेसर कहाँ बाइंड होता है, ऑपरेटर साइड पे, ऑपरेटर साइड पे बाइंड करवा दिया अपन ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जिसे अपन बात कर रहे थे इसकी, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये रिप्रेसर था, ये जीन के बाहर से एक्टिवेट होता है। ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पर है, प्रमोटर यहाँ पर है, प्रमोटर जस्ट पहले पाया जाता है, फिर ऑपरेटर पाया जाता है, फिर जेड, फिर वाई, फिर ए। ये जो है ये सीक्वेंस यहाँ पर पाई जाती है, जेड वाई ए। ये जीन की सीक्वेंस में यही होती है, जी हाँ। ठीक है, जेड वाई ए। जेड जो है वो एक्टिवेट कोड करता है, एनकोड करता है किसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। वाई जो है वो एनकोड करता है किसको, परमीएज को, और ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है कौन, ए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जब बेस ये लैक्टोज वाला भी एक बात सुनना, जैसे लैक्टोज जो है ना उसका, जैसे अपन बात की थी अभी अपन ने कि बेसल लेवल का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो लगातार चलता रहेगा, वो कभी रुकता नहीं है। तो वो नहीं रुक रहा है, मतलब यहाँ पर जो लैक्टोज का अपटेक है और लैक्टोज का ब्रेकडाउन है वो बेसल लेवल का हमेशा चलता रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि वो कभी बंद हो जाएगा, वो हमेशा के लिए बंद नहीं होता है कभी भी। वो बेसल लेवल का जो ट्रांसक्रिप्शन है, बेसल लेवल का जो अपटेक है लैक्टोज का, वो हमेशा चलता रहेगा। मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर लैक्टोज सेल के अंदर हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि परमीएज जो है वो थोड़ी बहुत मात्रा में वहाँ पर पाया जा रहा है, और परमीएज ना भी होगा, परमीएज वहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जा रहा है, जो क्या करता है, लैक्टोज का अपटेक करवाता रहता है। बट जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है ना, तो अब वहाँ पे परमीएज की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है, जिससे कि लैक्टोज का इंटेक बढ़ जाएगा, और यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ना वो जल्दी जल्दी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर लैक्टोज को तोड़ देगा, फिर एलोलैक्टोज बनेगा। एलोलैक्टोज जा करके पहला काम क्या करेगा, इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करने का काम करेगा। सबसे पहला काम ही क्या कर देगा, इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करने का काम, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, ये बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ये वाला जो काम है। इसलिए लैक्टोज जो लैक ओपेरोन है अपना, लैक ओपेरोन ये कैसे टाइप का ओपेरोन होता है, नेगेटिव इंड्यूसिबल, नेगेटिव इंड्यूसिबल टाइप का ओपेरोन ये होता है। इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, इसकी अपन बात करें, ठीक है। तो लेक ओपेरोन जो है इसके पास में क्या क्या होती है, प्रमोटर साइड होती है, एक ऑपरेटर साइड होती है, एंड स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या क्या होता है, एक तो होता है जेड, जो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एनकोड करता है। एक होता है अपने वाई, जो परमीएज, लैक्टोज परमीएज बोल देते हैं इसको, लैक्टोज परमीएज को एनकोड करता है, एंड एक होता है अपना एक जो ट्रांस एसिटाइलेज को एनकोड करता है। ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज को एनकोड करता है। स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये तो हो गए अपने जो है लैकोपेरोन के अंदर पाए जाने वाले
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात। इसके अलावा अपन बात करें जो इसका इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर या इनहिबिटर साइट, inhibitor site is not present in structural gene, yeah, not present in main operon region, main operon region, but it encodes, yeah, it present outside the operon, it present outside the operon. So the inhibitor is a trans-acting element, trans-acting element, but promoter comma operator and structural genes are the part of main operon, are part of main operon. So the regulatory unit operon is a cis-acting element, cis-acting एलिमेंट, सिस एक्टिंग एलिमेंट होता है। अब अपन बात करें कि सिस एक्टिंग एलिमेंट होता क्या है, ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। इसको समझने के लिए हम आते हैं इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं, चलो अगले पे समझ लेते हैं, अगले पेज पर आते हैं। या इस वाले का, ठीक है। जैसे ये अपना एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड बैक्टीरिया है, जिसके अंदर 2 स्ट्रैंड पाए जा रहे हैं, ठीक है, ओपेरॉन के 2 स्ट्रैंड पाए जा रहे हैं, लेक ओपेरॉन के 2 रीजन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 इनहिबिटर्स भी है। बट जैसे इसके अपन बात करें कि एक रीजन जो है, ये वाला जो इनहिबिटर है ये इनएक्टिव हो गया, इसने पहचानना ही बंद कर दिया, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये इसको पहचान नहीं पा रहा है, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है, बट ये वाला एक्टिव है, ये वाला एक्टिव है। तो अब क्या ये एक अकेला दोनों के दोनों को कंट्रोल कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, दोनों ऑपरेटर रीजन के ऊपर आके बाइंड हो सकता है, ये पी पी, ये ओ पी, ये स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इसके द्वारा जो एनकोड किया जाएगा, रिप्रेसर जो एनकोड किया जाएगा, वो न केवल इसको बल्कि इसको भी क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। इस वाली मैकेनिज्म को, जिसके अंदर एक जीन से एनकोड किया हुआ जो रिप्रेसर है, वो दोनों डीएनए के ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होकर के उसके एक्सप्रेशन को रोक रहा है, इस टाइप के मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स। इस एलिमेंट को अपन क्या बोल देंगे? ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट। बट यही अगर ऑपरेटर की अपन बात करें ना, तो ऑपरेटर जो है वो इस जीनोम का मेन पार्ट है,
इस जीनोम का मेन पार्ट है। अगर इसके अंदर ऐसा कोई म्यूटेशन हो जाए कि ये या तो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव हो जाए, कांस्टेंट अब चलता रहेगा कंटिन्यू, या फिर क्या हो जाए कि पूरा तरह से ब्लॉक हो जाए, तो ये वाला अगर ब्लॉक हो रहा है तो क्या ये वाला आके इसकी जगह काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये वाला अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या ये वाला इसकी जगह काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये वाला एलिमेंट जो केवल एक ही डीएनए के अंदर पाया जा रहा है और उसी को ही रेगुलेट कर सकता है, दूसरे वाले को रेगुलेट नहीं करता, उसकी एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, इस टाइप के एलिमेंट को अपन बोल देते हैं सिस एक्टिंग एलिमेंट। सिस एक्टिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे जो है यहाँ पर दो टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं, एक सिस एक्टिंग एलिमेंट, एक ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें the repressor produced by inhibitor site is in active state, एक्टिव स्टेट में होता है, ठीक है। बट इट कन्वर्ट इनटू, इट मे बी कन्वर्ट इनटू, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू या कन्वर्ट इनटू inactive state by gene product allolactose। एलोलेक्टोज अगर यहाँ पे आके बाइंड होता है तो वो आके क्या कर देगा, इस एक्टिव जो रिप्रेसर है इसको इनएक्टिव फेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गई सारी की सारी बातें। इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन की, अगर इसमें जैसे क्वेश्चन ले लें अपन कि लैकोपेरोन जो है वो कैसे क्या काम कर रहा है, इसके बारे में अपन एक दो क्वेश्चन से अगर इसको समझने की कोशिश करें। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, कि लैकोपेरोन था, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर ऑपरेटर है, यहाँ पर ZYA, ये सारी चीज़ें पाई जा रही है, ये इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि प्रमोटर के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो बताइए क्या जीन का आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। जी, अगर मैं प्रमोटर को यहाँ पे म्यूटेट कर दूँ तो क्या यहाँ पर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। प्रमोटर अगर म्यूटेंट हो गया जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पर आके बाइंड ही नहीं हो पाएगा, और बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो आगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? नहीं होगा। अगर मैं ऑपरेटर को म्यूटेंट कर दूँ, ऑपरेटर को म्यूटेंट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑपरेटर को अगर मैंने म्यूटेंट कर दिया तो क्या जीन का एक्टिवेशन हो जाएगा? तो अगर जैसे इसमें भी म्यूटेशन दो टाइप के हैं। दो टाइप के कैसे वाले? जैसे एक ही टाइप का होता है। अगर ऑपरेटर म्यूटेंट हो गया ना तो ये रिप्रेसर को पहचान ही नहीं पाएगा, रिप्रेसर ऑपरेटर पे पहचान ही नहीं पाएगा ऑपरेटर को, ऑपरेटर पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा। अगर ऑपरेटर पे बाइंड ही नहीं होगा तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो लगातार कॉन्स्टिट्यूटिव चलता रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ओ को क्या लिख दिया? सी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आगे चलता रहेगा। इसके बाद अपन बात करें आई के अंदर म्यूटेशन हो जाए और ये जो है प्रॉपर इनएक्टिव फेज में चला जाए, इनएक्टिव फेज में चला जाए। अगर इनएक्टिव फेज में चला गया तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। बट आई में अगर म्यूटेशन हो जाए और ये
सुपर रिप्रेशर बन जाए। सुपर रिप्रेशर ऐसे वाला रिप्रेशर जो लगातार बस अब कोई भी मिल जाए इसको सामने, वहाँ पर जाके बाइंड होगा और उसको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। तो सुपर रिप्रेशर अगर बन गया तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में क्या नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये जो कुछ कंडीशंस थी ये देख ली। आज हमने जो लैक ऑपेरॉन है इसको देख लिया है। इसके बाद जो है टीआरपी ऑपेरॉन जो है उसको अपन देखते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।